हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन की एक्सरसाइज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ में रिलेटिव प्रोनाउन के फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा गया है। Those people who do not work hard, they do not succeed in life। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझाई है कि किसी भी एक सेंटेंस में नाउन के लिए हम उसकी प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का यूज़ एक साथ नहीं हो सकता है सेम नाउन के लिए। वहीं यदि हम बात करें तो किसी एक सेंटेंस में सेम प्रोनाउन के लिए हम दोबारा प्रोनाउन का यूज़ कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, दोज पीपल who do not work hard they do not succeed in life। अब यहीं पे इन्हीं व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है और सेंटेंस तो एक ही है, इसलिए दोबारा हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस आपका ये होगा कि दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, He bathed himself in a river। अब यहाँ पर यदि हम इसके मीनिंग को देखें तो वह नदी में स्वयं नहाया, ऐसी कोई बात होगी क्या भाई? यहाँ पर इसके बैथ के साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपका होगा ही बैथड इन आ रिवर, और इसके पार्ट ए में एरर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आप याद रखिएगा कि बाथ, स्लीप, इन सब के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। अब यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका कि शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम। ठीक, करेक्ट सेंटेंस होगा आपका कि शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, वह उसके साथ का सेपरेशन को सहन नहीं कर सकी। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी भी बोथ के साथ नॉट का यूज़ कभी नहीं होता है। बोथ के साथ नॉट का यूज़ कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है और दो लोगों में कोई नहीं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नीदर का। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि मास्टर नहीं जानता था कि किस सर्वेंट ने एक्सपेंसिव डिनर सेट को तोड़ा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है किस सर्वेंट ने, विच ऑफ द सर्वेंट होगा, ना कि हु ऑफ द सर्वेंट। यहाँ पे हमको सिलेक्शन की बात है भाई, सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विच का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन of the nuclear liability bill and was ready to stake their political existence। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो है ये सिंगुलर है। अब कांग्रेस पार्टी सिंगुलर है तो इसके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? इट्स होगा, ना कि क्या हो जाएगा भाई? देयर। तो यहाँ पर देयर की जगह इट्स होगा और इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। अब यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर एक बात हो रही है कुछ चीज़ को अरेंज करने की, और यहाँ पर 3 प्रोनाउन आपको दिख रही हैं भाई, 3 प्रोनाउन दिख रही हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस है अरेंज करने के बारे में। अब आपको भी पता है कि जब भी क्रेडिट वगैरह की बात होती है और 2 से ज़्यादा प्रोनाउन है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो उस केस में हम कौन सा ऑर्डर यूज़ करते हैं भाई, 2 3 1, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे भी यही होगा भाई, ही यू एंड आई नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा यू, फिर थर्ड पर्सन आएगा ही, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन आई। तो करेक्ट होगा यू ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, वॉज इट मी who had to face the music। अब यहाँ पर बात हो रही है was it me who had to face the music। अब आपको भी पता है कि it के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और एक और हिंट आप देखें सेंटेंस में तो who, और आपको भी पता है कि हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन में किसके लिए यूज होता है भाई, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा आपका, आई होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस पे बोला गया है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। अब यहाँ पर वो बोलना चाह रहा है कि सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपनी सीट्स पर रहें और ट्रैक से दूर रहें। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ प्रत्येक के लिए होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ प्रत्येक के लिए होता है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑडियंस में सभी लोगों को सीट पर बैठने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आप देखें कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है और प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इट्स नहीं होगा भाई, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, देयर होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यदि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन है तो उनका जो ऑर्डर रहता है वो क्या ऑर्डर रहता है भाई, 2 3 एंड 1। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर फर्स्ट थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई यू एंड ही नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट जो होगा आपका ये हो जाएगा यू ही एंड आई। तो इसके पार्ट 1 में एरर है और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। तो इसके पार्ट 1 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं भाई, यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। अब मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपको ऑर्डर यूज करना है 2 3 1। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि वहाँ पर यदि कांड वांड किया गया है, कोई लफड़ा हुआ है, और या फिर यदि प्लूरल प्रोनाउन है तो ऑर्डर क्या रहेगा भाई, वहाँ पे 1 2 3 ये ऑर्डर रहेगा भाई। तो यहाँ पर देखें भाई, एक्सीडेंट की बात हो रही है, एक्सीडेंट में ब्लेम्ड की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के इनने मिलके कांड किया है। अब कांड किया है तो प्रोनाउन जो होगी वो क्या होगी भाई, 1 2 3 होगी, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, यानी यहाँ पे यू ही एंड आई नहीं होगा। करेक्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, आई ही, आई यू एंड ही।
तो करेक्ट होगा आपका आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। तो इसके पार्ट 1 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं भाई। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर आर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं? 2। अब 2 लोग हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखें, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड, हिज नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा? देयर होगा, हिज नहीं होगा, यहाँ पे देयर होगा। देयर व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। अब यहाँ पर द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, ये 2 लोग कैसे हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में मैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल में बताऊंगा। यहाँ पर देखें आप, पार्टी चीफ के साथ भी आर्टिकल दा का यूज हुआ है, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर के साथ भी दा का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आर्टिकल के थ्रू होगा। और ये हमारा प्रोनाउन का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम आर्टिकल ही स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं भाई कि इस पे क्या बोला है कि मिस्टर बुधरानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मिस्टर बुधरानी जो मेरे फ्रेंड हैं और साथ ही साथ क्या है भाई? प्रोफेसर, मतलब कि फ्रेंड और प्रोफेसर दोनों एक ही व्यक्ति है, मिस्टर बुधरानी। इसलिए देखिए आप, सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा भाई। मिस्टर बुधरानी प्रोफेसर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हिज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, मिस्टर बुधरानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो इसके पार्ट 4 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स यस्टरडे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी दो नाउन एज वेल एस के साथ जुड़ी होती हैं, जब भी 2 नाउन एज वेल एस के साथ जुड़ी होती हैं, तो उस केस में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का जेंडर यूज़ करते हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने क्या चीज़ आपको बताई कि यदि 2 नाउन एज वेल एस के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का जेंडर यूज़ करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे भाई? हम जो भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई? हम फर्स्ट वाली नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स। अब यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट नाउन क्या है आपकी? मैनेजर। अब मैनेजर सिंगुलर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर देम सेल्फ्स नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा भाई? हिमसेल्फ होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे सपोज सेंटेंस की शुरुआत होती द क्लर्क से। अब द क्लर्क से यानी कि ये प्लूरल, तब देम सेल्फ होता, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैनेजर से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर इसलिए क्या रहेगा? हिमसेल्फ। तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि यदि एज वेल एज के साथ 2 नाउन जुड़ी हुई हैं, 2 नाउन एज वेल एज के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जो हम जेंडर यूज करेंगे हमेशा पहली नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज बेस्ट टू पास द एग्जाम। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो आपको भी पता है कि ईच और एवरी के साथ, आपको भी पता है कि ईच और एवरी के साथ क्या होता है भाई? आपका सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा
यदि ईच या एवरी के बाद दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ी हुई हैं, यदि ईच या एवरी के बाद दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस केस में हम जो प्रोनाउन का जेंडर यूज करते हैं हमेशा किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्या बताया मैंने कि ईच और एवरी के साथ, यदि ईच और एवरी के साथ दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो हम जो प्रोनाउन का जेंडर यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर देखें, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू नॉट हिज। अब यहां पर हिज नहीं होगा, गर्ल जो है वो आपकी क्या है भाई, आपकी फेमिनाइन जेंडर है, तो यहां पर हम फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू नॉट हर बेस्ट टू पास द एग्जाम। तो याद रखिएगा कि यदि ईच और एवरी में एंड के साथ दो नाउन जुड़ी हुई हैं, तो हम जो जेंडर का यूज करेंगे प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट 3 में एरर है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि इस पे क्या बोला गया है भाई, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन देयर क्लास। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि दो नाउन जो हैं वो नीदर नॉर के साथ जुड़ी हुई हैं, यदि दो नाउन जो हैं ये नीदर नॉर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस केस में भी हम जो जेंडर यूज करते हैं प्रोनाउन का वो सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि दो नाउन किसी सेंटेंस में, यदि दो नाउन नीदर नॉर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग जेंडर का यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ पर नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, टीचर सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसकी जो रिलेटिव प्रोनाउन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, देयर नहीं होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी हिज। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वॉज इन हिज क्लास। तो इसके पार्ट कौन से एरर में हो जाएगी भाई, इसके पार्ट 3 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया। एक बार फटाफट से रिवाइज करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में बताया कि यदि दो नाउन एज वेल एज के साथ जुड़ी हैं, तो प्रोनाउन का जेंडर पहली नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। यदि दो नाउन एवरी या फिर ईच के साथ जुड़ी हुई हैं, तो प्रोनाउन का जेंडर सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। और यदि दो नाउन नीदर नॉर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो प्रोनाउन का जेंडर सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो इस पे बोला गया है, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल और ऑल, तो इनके साथ आप याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि हमको यूज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं भाई, डेट का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल और ऑल, इनके साथ हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और किसी का यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। देयर इज नन हु। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, दैट का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। तो इसके पार्ट 2 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं भाई। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इंट्रोड्यूस टू के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इंट्रोड्यूस टू के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ही का रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन क्या हो जाएगा भाई आपका, हिमसेल्फ। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, ही इंट्रोड्यूस टू हिमसेल्फ द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। तो इसके पार्ट 1 में एरर है,
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मैनी अ वॉरियर हैज़ मीट देयर डेथ इन द बैटल फील्ड। अब यहाँ पर आपको पता भी होगा सभी लोगों को कि मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो मैनी अ वॉरियर हैज़ मीट देयर डेथ। अब यहाँ पर देयर नहीं होगा भाई, देयर की जगह क्या होगा, यहाँ पर हिज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, मैनी अ वॉरियर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। तो इसके पार्ट 3 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कितने ऑफिसर में कोई नहीं के बारे में बात हो रही है, 2। तो आपको भी पता है कि यदि 2 में कोई नहीं तो हम किसका यूज़ करते हैं, नीदर का, और 2 से ज़्यादा में कोई नहीं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, नन का। अब यहाँ पे 2 ऑफिसर में कोई नहीं तो यहाँ पर हम नन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, नीदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल। तो इसके पार्ट 1 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं भाई क्या बोला गया है इस पे। तो हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। अब एक चीज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि देन के बाद आने वाली प्रोनाउन का केस उसके पहले आने वाली प्रोनाउन के केस पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि देन के बाद आने वाली प्रोनाउन का केस उसके पहले आने वाली प्रोनाउन के केस पर निर्भर करता है। यदि देन के पहले जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव है तो बाद में भी क्या होगी, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगी। और यदि देन के पहले जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव है तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूँ, यू आर बेटर देन आई। अब यहाँ पर देन के पहले जो प्रोनाउन है यू, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज हुआ है आई। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी। अब यहाँ पर देन के पहले जो आपकी प्रोनाउन है ये क्या है, आपकी यू, और आपको भी देखें ही सब्जेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट वर्ब, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देन के पहले और जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसके बाद भी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया है। तो यहाँ पर देखें, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट, यहाँ पे ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या बता रहा था, क्या बताया मैंने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि यहाँ पर बोला गया है, द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो आपको भी पता है भाई कि लेट के बाद हमेशा क्या होता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर लेट द बॉयज एंड आई नहीं होगा भाई, करेक्ट क्या होगा आपका, मी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। तो इसके पार्ट 4 में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 4। तो आई होप आपको ये एरर डिटेक्शन के सभी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं, उनके बारे में भी अब बात करते हैं। चलिए, तो अब हम हु, हुम, हुज और विच की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इनके कई बार आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं या फिर एरर डिटेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। He bought all the tools who, whom, whose, which are required to fix his old car.
अब यहाँ पर बात हो रही है कि उसने उन सभी टूल्स को खरीद लिया है जो उसकी ओल्ड कार में फिक्स हो सकें। अब सीधी सी बात है, नॉन लिविंग की बात हो रही है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ही बॉट ऑल द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिक्स हिज ओल्ड कार। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिस इज द डॉक्टर who whom whose which helped सारा रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। अब यहाँ पर बात करें, दिस इज द डॉक्टर, यह वह डॉक्टर है जिसने सारा को क्या किया भाई, जिसने सारा को रिकवर किया उसकी बीमारी से। मतलब कि डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया और सारा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये हो गई आपकी रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से इसको समझें, डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब आपको भी पता है कि सब्जेक्ट के लिए यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, हु का। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प सारा रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज द गर्ल who whom whose which he fall in love with in Madrid। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो who whose whom और which को यदि हम अलग कर दें तो this is the girl dash he fall in love with in Madrid। मतलब कि he fall in love मतलब कि ये व्यक्ति हो गया सब्जेक्ट, फैल हो गई आपकी वर्ब, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये गर्ल क्या हो गई भाई, ऑब्जेक्ट हो गई। अब गर्ल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, होम का। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका दिस इज द गर्ल होम ही फेल इन लव विथ इन मैड्रिड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई ध्यान से। सी मैनेज टू पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज हु होम हुज विच डिडंट सरप्राइज पीपल हु न्यू हर। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है डिफ़िकल्टीज़ की। अब डिफ़िकल्टीज़ की यानी कि नॉन लिविंग, तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, विच का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट होगा सी मैनेज्ड टू पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज विच डिडंट सरप्राइज, यानी कि डिफ़िकल्टी डिडंट सब्सक्राइब, सरप्राइज यानी कि डिफ़िकल्टीज़ की बात हो रही है, नॉन लिविंग, इसलिए विच डिडंट सरप्राइज पीपल हु न्यू हर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ध्यान से। दीज आर किड्स हु होम हुज विच पेरेंट्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन किड्स के पेरेंट्स क्या हो गए भाई, अरेस्ट हो गए। अब किड्स के पेरेंट्स यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर यदि हम बात करें रिलेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पोजेशन है, तो करेक्ट होगा आपका हुज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका दीज आर द किड्स हुज पेरेंट्स वर अरेस्टेड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका गिव मी द प्लेट हु होम हुज विच इज ऑन द टेबल। अब प्लेट के बारे में बात हो रही है जो कि टेबल में है। प्लेट नॉन लिविंग यानी कि क्या हो जाएगा, विच। तो करेक्ट सेंटेंस होगा गिव मी द प्लेट विच इज ऑन द टेबल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आई डोंट नो हु ऑब्लिक हुम ऑब्लिक हुज ऑब्लिक विच डिड इट। मतलब कि मैं नहीं जानता यह किसने किया। अब डिड इट यानी कि किसने किया। अब ये हो गई आपकी वर्ब, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, हु। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई डोंट नो हु डिड इट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो द क्रिमिनल्स टू ऑफ हु ऑब्लिक होम ऑब्लिक हुज ऑब्लिक विच मैनेज टू एस्केप ब्रोक इनटू अ बैंक डाउनटाउन। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो दो में से कोई, यानी कि यहाँ पे करेक्ट जो होगा आपका ये हो जाएगा टू ऑफ होम। यदि करेक्ट सेंटेंस होगा आपका द क्रिमिनल्स टू ऑफ होम
मैनेज टू एस्केप ब्रोक इनटू अ बैंक डाउनटाउन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। द पुलिस आइडेंटिफाइड द मर्डरर who oblique whom oblique whose oblique which fingerprint were on the knife। अब किसके फिंगरप्रिंट थे नाइफ पे भाई? मर्डरर के थे, मतलब पोजेशन। और पोजेशन है तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस आइडेंटिफाइड द मर्डरर हुज फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द नाइफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। आई नो द कैंडिडेट हु ऑब्लिक हुम ऑब्लिक हुज ऑब्लिक विच आई एम गोइंग टू सपोर्ट इन द इलेक्शन। अब यहां पर बात हो रही है आई एम गोइंग टू सपोर्ट इन द इलेक्शन, यानी कि मैं क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। अब मैं किस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा नेक्स्ट इलेक्शन में? तो मैं सब्जेक्ट और कैंडिडेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे किसका यूज होगा? हुम का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई नो द कैंडिडेट हुम आई एम गोइंग टू सपोर्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये हो गए आपका प्रोनाउन का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आपको प्रोनाउन के वीडियोस में रूल जो भी आपको बताए हैं, यदि आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं और एरर डिटेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, यदि आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।